नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। तो अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 23 दिसंबर को काशी आएंगे। इस दौरे में वो काशी वासियों को 1500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे और इसमें श्री गोवर्धनपुर में संत रविदास मंदिर में बने लंगर हाल को भी श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे। इसके अलावा 6 वार्डों में होने वाले कार्यों के साथ ही लहरतारा से मोहन सराय तक 4 लेन सड़क का भी शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन की तैयारियां तेज हो गई हैं। वो स्वर्वेद मंदिर उमराह में भी जाएंगे। वो काशी समेत पूर्वांचल के किसानों के साथ यहां संवाद भी कर सकते हैं। संत रविदास मंदिर में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लंगर हॉल भी बनाया जा रहा है और करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस हॉल में बैठकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लंगर प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। तो इसके अलावा खिड़किया घाट में 6 वार्डों में होने वाले कार्यों समेत कुल 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और इस दौरान उनके साथ मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रोटोकॉल नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को दोपहर 4 बजे महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के हेलीपैड पर आएंगे और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों के साथ परिषद के समापन समारोह की तैयारियों की मंदिर में समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम इस दौरान विकास परियोजनाओं और खिचड़ी मेले की समीक्षा भी कर सकते हैं। मंदिर में ही रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार सुबह जनता दर्शन में शामिल होंगे और फिर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समापन समारोह में शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 15 दिसंबर से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आहूत करने का निर्णय लिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शीतकालीन सत्र के लिए अनुमति दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधान परिषद और विधानसभा सचिवालयों की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ये इस वर्ष विधान परिषद का तीसरा और विधानसभा का चौथा सत्र होगा। विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन के लिए बीते 18 अक्टूबर को विधानसभा का तीसरा विशेष सत्र आहूत किया गया था। शीतकालीन सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरुआती 4 महीनों के दौरान सरकार के जरूरी खर्चों से निपटने के लिए लेखानुदान लाएगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस सत्र में योगी आदित्यनाथ सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण बजट लाने के बजाय 4 महीने का लेखानुदान पास कराएगी। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। खास बात यह है कि मौजूदा 17वीं विधानसभा का यह संभवतः आखिरी सत्र है और इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेताओं को लाल टोपी का डर सता रहा है। उन्हें अपना राजनीतिक अस्तित्व खतरे में लग रहा है और बीजेपी की लाल बत्ती गुल होने वाली है। इस सच्चाई से बीजेपी अच्छी तरह परिचित हो गई है। तो अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि यही वजह है कि वो समाजवादी पार्टी पर अनर्गल आरोप लगाने लगी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय संस्कृति का राग अलापने वाले बीजेपी नेताओं को ये नहीं पता है कि लाल रंग हनुमान जी का है। जीवन में लाल रंग बदलाव और खुशहाली का प्रतीक है, लेकिन बीजेपी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। उसकी नीतियां नफरत फैलाने वाली हैं। बीजेपी नेताओं को देश की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। किसानों, नौजवानों की समस्याओं के प्रति उसका रुख उपेक्षापूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों से किए गए वादों को बीजेपी भूल गई है। यही नहीं, उसने अपना चुनाव संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं
उन्हें भी वो कूड़े में डाल चुकी है। नौजवानों को रोजगार के झूठे आंकड़ों से भ्रमित किया जा रहा है। साथ ही अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि संसदीय जनतंत्र में भाषा और व्यवहार की मर्यादा से दल और व्यक्ति का परिचय होता है। बीजेपी नेतृत्व में भाषा का संयम मिटता जा रहा है और उसका आचरण भी मर्यादा लांघता नजर आने लगा है। सत्ता शीर्ष से विपक्षी नेताओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर व्यक्तिगत आरोप लगाया जाना लोकतंत्र में अवांछनीय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी को मिलने वाले जनाधार का अंदाजा लग गया है। ऐसे में वो यानी कि बीजेपी व्यक्तिगत आरोप लगाने में भी पीछे नहीं रह रही है। तो अब खबर एटा जनपद से है, जहां आज उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य राम सखी कठेरिया जिला मुख्यालय पर पहुंची और सर्किट हाउस में उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि इस दौरान उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य राम सखी कठेरिया ने उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं अन्य समस्याओं के लिए क्षेत्राधिकारी नगर और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य राम सखी कठेरिया ने कहा कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या किसी अन्य प्रकार का अत्याचार। जो भी महिलाओं के साथ इस प्रकार के क्रियाकलाप करेगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। बुलंदशहर स्याना सिटी कोतवाली क्षेत्र में वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। दरअसल बिना हथकड़ी वारंटियों को कोर्ट में ले जाने का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी के हाथ में हथकड़ी लिपटी दिख रही है। वहीं आरोपी पुलिस के बिना खौफ के, बिना फिक्र के बाजार में पुलिस के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आरोपी को पुलिस का खौफ नहीं है। साफ तौर पर ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जहां पर पुलिस के हाथ में हथकड़ी है और आरोपी जो है वो बिना किसी खौफ के मस्ती से टहलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ी कर रही हैं कि आखिरकार जिसके हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए वो खुलेआम क्यों घूम रहा है और एक सरकारी अधिकारी, पुलिस का मुलाजिम क्यों वो हथकड़ी को ढोने के लिए विवश हो गया है। दूसरी तरफ अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र के गांव बामोती से कोचिंग के लिए निकले 10वीं क्लास के छात्रों के अपहरण की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है और इलाकाई पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। कुछ घंटे बाद ही दोनों बच्चे घर पर वापस आ गए, तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। बुधवार सुबह पुलिस को 2 छात्रों के अपहरण की सूचना मिली थी और इस सूचना पर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और कुछ घंटे बाद ही दोनों बच्चे सकुशल घर वापस पहुंच गए। आगरा खैर थाना क्षेत्र के गांव बामोती के रहने वाले 2 छात्र मोहित पुत्र फूल सिंह और सुरेंद्र पुत्र राजाराम ये 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और बुधवार की सुबह रोज की तरह गांव से खैर के लिए कोचिंग के लिए निकले थे। गांव में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पास से एक गाड़ी में बैठकर कोचिंग के लिए गए थे। अपहरण की सूचना मिलने पर परिजन घबरा गए और उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत अलीगढ़ पुलिस को दी। परिजनों की सूचना पर ग्रामीणों में और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस तुरंत ही हरकत में आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत वहां जांच पड़ताल की और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर मामले की जांच की। इसके कुछ घंटे बाद ही कोचिंग के लिए निकले दोनों ही छात्र वापस आ गए और पुलिस दोनों को थाने पर लाई और उसके बाद उनको परिजनों को सौंप दिया गया। आगे बढ़ते हैं। खबर बरेली से है, जहां सिरौली थाना क्षेत्र में भंडारे के दौरान पूर्व विधायक श्याम बिहारी सिंह के बेटे राम सिंह को किसी ने गोली मार दी। घायल राम सिंह को बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने किसी से रंजिश न होने की बात कहते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। सिरौली थाना क्षेत्र के बड़ा गांव के रहने वाले 40 वर्षीय राम सिंह जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक हैं और उनके पिता स्वर्गीय
श्याम बिहारी बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। 2013 में पूर्व विधायक श्याम बिहारी सिंह की मौत हो गई है। बताया जा रहा था कि बुधवार देर रात राम सिंह के यहां बड़ा गांव में भागवत कथा के बाद भंडारा चल रहा था और राम सिंह भागवत कथा के लिए बने मंच के पास कुर्सी पर बैठे थे। तभी किसी ने पंडाल के लगे पर्दे के पीछे से गोली चला दी। गोली राम सिंह के कंधे में लगी। राम सिंह के गोली लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई और सिरौली थाने की पुलिस आनंद फानन में मौके पर पहुंची और घायल राम सिंह को बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं राम सिंह के भाई कुंवरपाल सिंह ने बताया है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना ही आज तक किसी से कोई झगड़ा हुआ है। गोली किसने चलाई इसका भी कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 18 से 23 दिसंबर तक कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होगी। यह दावा आईआईटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने किया है। उन्होंने बताया कि यह लहर कितनी खतरनाक होगी, कितने लोगों को प्रभावित करेगी, अभी इसका विश्लेषण किया जा रहा है। प्रोफेसर अग्रवाल ने अपने सूत्र मॉडल से कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता का आकलन किया था। उनका कहना है कि दक्षिण अफ्रीका का पूरा डेटा मिल गया है और उसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने दावा किया था कि भारत में जनवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इस दौरान संक्रमण तेजी के साथ फैलेगा और रोजाना 1.5 लाख केस आ सकते हैं। फरवरी में लहर पीक पर होगी। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के अलावा लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है। ऐसे में तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में कम भयावह होगी।